सो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद लैटिट्यूड एंगल के साथ। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पहले कुछ चीज़ों को समझना होगा। दैट इज शेप ऑफ अर्थ। हमारे पास अर्थ का कैसा शेप है, शेप ऑफ अर्थ के बारे में हम जानते हैं। देखिए, अर्थ जो है ना वो परफेक्टली एक सफ़ेयर नहीं है। हम अपनी सहूलियत के लिए उसे एक सफ़ेयर की तरह कंसीडर करते हैं। सो हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद लैटिट्यूड एंगल। लैटिट्यूड एंगल क्या होता है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पहले अर्थ के बेसिक्स के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास अर्थ का एग्जैक्ट शेप कैसा है, फिर अर्थ का हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, लैटिट्यूड एंगल क्या होता है। देखिए, हम अपनी सहूलियत के लिए अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से, जिसका रेडियस हम आर एज कंसिडर करते हैं। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस में अर्थ ऐसा नहीं है। अर्थ हमारे पास पोल से थोड़ा फ्लैटन है और इक्वेटर पर हमारे पास बल्ज्ड है, बाहर की तरफ कुछ अंडे की आकार का है, जैसे अंडा होता है ना। तो ये रहा पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और ये रहा हमारे पास इक्वेटर लाइन। तो इस शेप से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि भाई रेडियस along the equator ज़्यादा होगा as compared to radius along the poles. So RP is greater than RE, है ना। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा है, G is equals to कैपिटल G M डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि G is inversely proportional to radius का स्क्वायर। इसका अभिप्राय ये हुआ कि अगर हमारे पास रेडियस बढ़ता है तो ग्रेविटी घटता है, और अगर रेडियस घटता है तो ग्रेविटी बढ़ता है। अगर हमारे पास रेडियस घटता है तो ग्रेविटी बढ़ता है। इसका मतलब ग्रेविटी पुल जो होगा वो ज़्यादा होगा और ग्रेविटी ऑन इक्वेटर जो होगा वो कम होगा। बिकॉज अगर रेडियस बढ़ रहा है तो ग्रेविटी घट जाएगा। सो वी कैन कंक्लूड दैट ग्रेविटी ऑन पोल्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटी ऑन इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन पर हमारे पास ग्रेविटी कम होगा। यहाँ से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि ऐसा होगा। अब सर, इक्वेटर लाइन और लैटिट्यूड एंगल होता क्या है? देखिए, मेरे पास अभी कुछ वैसा है नहीं इंस्ट्रूमेंट जिससे मैं आपको प्रॉपरली लैटिट्यूड एंगल समझा सकूं, बट मैं कोशिश करूंगा कि किसी चीज़ से मैं आपको लैटिट्यूड एंगल सिखा सकूं। लैटिट्यूड एंगल आपने देखा होगा, जब भी आप गूगल मैप खोलते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ लैटिट्यूड एंगल निकलता है, 72 डिग्री पॉइंट समथिंग मिनट ऐसा निकलता है। वही हमारे पास लैटिट्यूड एंगल है। और ये लैटिट्यूड एंगल बनता कहाँ पर है, ये हम इसके बारे में बात करते हैं कि लैटिट्यूड एंगल कहाँ बनता है, कैसा होता है। ठीक है, मैं एक स्फीयर कंसीडर कर रहा हूँ। मान के चलो कि अर्थ ही मेरे पास है और स्फेरिकल सरफेस, ये हम ऐसा कुछ स्फीयर में कंसीडर करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक स्पंजिंग बॉल है और मैं स्पंजिंग बॉल को सेंटर से काट देता हूँ। अब अगर मैं इसको सेंटर से काट रहा हूँ तो इसका शेप कैसा बनेगा? इसका शेप कुछ इस प्रकार का होगा। जब ये सेंटर से कटा हुआ है तो इसका शेप कुछ ये होगा, ऐसा, जस्ट लाइक अ बॉल, ऐसा, है ना। और ये होगा हमारे पास इक्वेटर प्लेन। ठीक है, इक्वेटर प्लेन। ठीक है, अच्छा,
अब इसी को मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास वो इक्वेटर प्लेन है, ये मेरे पास वो इक्वेटर प्लेन है, और ये जो लाइन है ये हमारे पास ऐसा इक्वेटर प्लेन, और ये रहा अर्थ का सेंटर। दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। ये होगा रेडियस अलोंग द इक्वेटर लाइन, है ना, और ये होगा रेडियस टुवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ का जो रेडियस है, ठीक है, वो तो कम होगा, ठीक है, अभी हम ये बात नहीं करेंगे। तो चलिए, अगर मैं कहीं इस पॉइंट पर हूँ, इस पॉइंट पर हूँ, पॉइंट P कंसिडर कर देते हैं, तो पॉइंट P को अगर मैं सेंटर के साथ जोड़ दूँ, पॉइंट P को अगर मैं सेंटर के साथ जोड़ दूँ, तो ये एक एंगल सबटेंड करेगा, ये एक एंगल सबटेंड करेगा रेडियस के साथ। जो नीचे वाला रेडियस हमारे पास ये रेडियस है, इसके साथ ये एंगल सबटेंड करेगा। थोड़ा गड़बड़ हो गया, खिचड़ी बन गई है वहाँ पर। हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास अर्थ है, कुछ इस प्रकार की अर्थ है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल स्फेरिकल शेप में ऐसा अर्थ है, ठीक है, और ये हमारे पास इसका इक्वेटर प्लेन है, ये हमारे पास इसका इक्वेटर प्लेन है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये होगा इसका रेडियस, अगर ये सेंटर हम कंसिडर करते हैं तो ये होगा इसका रेडियस इक्वेटर की तरफ, जिसको हमने आर ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। मान के चलो कि मैं किसी पॉइंट पर हूँ, कोई पॉइंट P यहाँ पर है, तो इस पॉइंट पर हमारे पास अगर मैं अलोंग द रेडियस चलता हूँ, तो ये जो रेडियस होगा, ये जो लाइन होगी, ये लाइन जो है इक्वेटर लाइन के साथ एक एंगल सबटेंड करेगी, यहाँ पर एक एंगल बनाएगी, और इसी एंगल का नाम है लैटिट्यूड एंगल, लैटिट्यूड एंगल, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसा समझ लेते हैं कि अर्थ में आधा अर्थ का पोर्शन लेता हूँ, अर्थ का आधा पोर्शन ले लिया, ये है ना, ये अर्थ का आधा पोर्शन ले लिया, जो मान के चलो कि मैंने बाउल को उल्टा करके रखा हुआ है, ठीक है। मैं किसी पॉइंट P पर हूँ, अब इस पॉइंट P से मैं इसका अगर सेंटर की तरफ चलता हूँ, तो ये लाइन जो है, इसका जो नीचे का प्लेन होगा, इस बॉल का नीचे का जो प्लेन होगा, इस प्लेन के साथ एक एंगल सबटेंड करेगा, जिसको हम कहते हैं लैटिट्यूड एंगल, लैटिट्यूड एंगल। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि सर लैटिट्यूड एंगल क्या होता है। और लैटिट्यूड एंगल अगर मैं यहीं पर बात करूं, इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, तो इस पॉइंट पर लैटिट्यूड एंगल बहुत बहुत ज़्यादा कम होगा, इस पॉइंट पर लैटिट्यूड एंगल थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इस पॉइंट पर लैटिट्यूड एंगल और ज़्यादा होगा, इस पॉइंट पर लैटिट्यूड एंगल और ज़्यादा होगा, और जब मैं पोल पर आता हूं तो लैटिट्यूड एंगल सीधा सीधा 90 डिग्री के बराबर बनता है, ठीक है। और जैसे यहाँ से वापस नीचे आता हूं तो लैटिट्यूड एंगल घटता है, इक्वेटर पर आके लैटिट्यूड एंगल जो है वो बन जाता है 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री, ठीक है भैया। इतना आई होप कि आपको इसके पीछे का बेसिक्स जो है वो समझ आ गया होगा कि लैटिट्यूड एंगल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एट पोल्स, लैटिट्यूड एंगल एट पोल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड लैटिट्यूड एंगल एट इक्वेटर इक्वल्स टू 0 डिग्री। यहाँ से नीचे अगर हम बढ़ते हैं, यहाँ से नीचे जाते हैं तो तब भी एंगल बढ़ता चला जाता है, ऊपर जाते हैं तो तब भी एंगल हमारे पास बढ़ता चला जाता है। तो ग्रेविटी एट पोल्स विल बी मैक्सिमम एंड द ग्रेविटी एट इक्वेटर विल बी मिनिमम। इक्वेटर लाइन पर ग्रेविटी मिनिमम होगी और ग्रेविटी पोल्स पर मैक्सिमम होगी, ठीक है। वो हम देखते हैं वो हमारे पास कैसे निकला, क्योंकि रेडियस एट पोल्स विल बी मिनिमम सो दैट द ग्रेविटी विल बी मैक्सिमम, बट रेडियस एट इक्वेटर विल बी मैक्सिमम सो दैट द ग्रेविटी एट इक्वेटर विल बी मिनिमम, है ना। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं, दैट इज वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद लैटिट्यूड एंगल। लैटिट्यूड एंगल के साथ वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी
कैसा रहता है। ठीक है भैया, इसके लिए हमें कंसिडर करना पड़ेगा अर्थ, और अर्थ को मैं कंसिडर करता हूं एज अ स्फीयर। ठीक है, तो हमने यहां पर अर्थ को कंसिडर किया एज अ स्फीयर, कंसिडर कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, ओके, ये हमारे पास अर्थ है एंड दिस इज द इक्वेटर लाइन, और ये हमारे पास है पोल्स। ठीक, ओके, चलिए, मैं किसी पॉइंट P पर खड़ा हूं, मानकर चलो कि मैं इस पॉइंट P पर यहां पे खड़ा हूं। अब जब अर्थ स्पिन करेगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है, अगर ये हमारे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अर्थ जब मेरे पास ऐसे स्पिन कर रही है तो पॉइंट P से सेंटर तक, अर्थ के सेंटर तक इक्वेटर के साथ कोई एक एंगल बनाएगा, जिस एंगल को हम कहते हैं लैटिट्यूड एंगल, एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं पॉइंट P पर खड़ा हूँ, इस पॉइंट पर खड़ा हूँ, मैं इस पॉइंट पर यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरा मोशन कैसा रहेगा? मेरा मोशन जो होगा वो कैसा रहेगा? मेरा मोशन होगा सर्कुलर, कुछ इस प्रकार से। ऐसा, और ये सर्कुलर जो पोल्स के साथ रेडियस है उसके साथ मानकर चले कि ये रेडियस हमारे पास स्मॉल r है। कितना r है? स्मॉल r। ये कैपिटल R जो है दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ, जो हम यहाँ पर ये मैंने लैटिट्यूड एंगल जिसके साथ बनाया है, दिस इज कैपिटल R, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, अब हम बात करते हैं कि पॉइंट P पर मेरे ऊपर कितनी फोर्सेस लगेंगी। देखिए, पॉइंट P पर मेरे ऊपर दो फोर्सेस लगेगी, जिनमें से एक फोर्स होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और वो फोर्स होगा दैट इक्वल्स टू mg के बराबर। क्योंकि फोर्स जो है, अर्थ जो है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचता है, तो मेरे ऊपर लगने वाला जो एक फोर्स है वो है mg के बराबर। और दूसरा, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होता है तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है F सेंटर बाहर की तरफ अलोंग द सर्कल। तो यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी Fc, जो होगा बाहर की तरफ, और इसका वैल्यू होगा mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर। चलिए, मैं अब देखता हूं जो सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है, वो रेडियस, ये वाला रेडियस, और इक्वेटर के साथ जो रेडियस बन रहा है वो दोनों पैरेलल है, और ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ये जो एंगल बना यहाँ पर और ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, विच इज लेमडा, बिकॉज ये दोनों एंगल जो है वर्टिकल, सॉरी नॉट वर्टिकल, जेड शेप एंगल बन रहे हैं, और इनको हम कहते हैं क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये होगा लेमडा। अच्छा, बचा हुआ जो एंगल है, जो रेडियस, ऊपर वाला रेडियस है, उसके साथ जो बचा हुआ एंगल है, जो कि ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा? देखिए, ये एंगल कहाँ पर बन रहा है? ये हमारे पास एक रेडियस है कुछ इस प्रकार से, और ये हमारे पास काट रहा है। ये लैम्डा अगर है, ये वाला एंगल अगर लैम्डा है, तो ये वाला एंगल जो बचेगा वो कितना बचेगा? 180 माइनस लैम्डा। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो सर हमारे पास है, ये वाला एंगल जो हमारे पास बनने वाला है, दैट इज 180 डिग्री माइनस लैम्डा। 180 डिग्री माइनस लैम्डा क्यों?
क्योंकि सर एक स्ट्रेट लाइन का एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। बाकी का बचा जो एंगल है वो हमारे पास जो क्या बोलते हैं लैम्डा अगर है तो जो एंगल बचेगा वो बचेगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस लैम्डा। ओके, चलिए आई होप कि यहाँ तक आपको डायग्राम क्लियर हुई होगी। अब हम चलते हैं इसके थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ। ठीक है, मैं कहता हूँ लेट जी डैश बी द इफेक्टिव ग्रेविटी एट पॉइंट पी पर। देयरफॉर अपीरेंट वेट जो होगा, apparent weight of the person will become is equals to mass of the person into effective gravity g dash। लेकिन इस effective gravity का जो हमारे पास डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा? That direction is given by the parallelogram law of vector addition। अगर इस पॉइंट पर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास एक वेक्टर अंदर की तरफ है और एक वेक्टर बाहर की तरफ है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ज्वाइन करता हूँ तो ये हमारे पास बनता है एक पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट जो होगा वो होगा डायगोनल। कुछ इस प्रकार से मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका। ठीक है, तो ये होगा इसका डायगोनल। इस डायगोनल के अलोंग जो होगा हमारे पास इफेक्टिव ग्रेविटी लगेगा, तो वो कितना होगा? तो बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो कि हमारे पास कहता है कि आर स्क्वायर रिजल्टेंट का स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा या कॉस ऑफ फाई। लेकिन यहाँ पर दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो है हमारे पास 180 माइनस लैम्डा। तो आर स्क्वायर हमारे पास होने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 180 डिग्री माइनस लैम्डा। अच्छा, जिसको ये हमने वेक्टर से उठाया है। जिस किसी भी बच्चे को अगर ये चीज़ क्लियर नहीं है तो मैं इसके आई बटन में या लास्ट के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा वेक्टर्स का। वो पहले जाके वेक्टर्स को पढ़े, फिर जाके ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान रहेगा उनके लिए। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से आगे बात करते हैं कि भाई तो इफेक्टिव वेट जो होगा दैट विल बी एम जी डैश का होल स्क्वायर विल बिकम इक्वल्स टू ए वेक्टर दैट इक्वल्स टू एम जी स्क्वायर, है ना, जो हमारे पास टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, ओ पॉइंट की तरफ लग रहा है, पी से ओ की तरफ, प्लस दूसरा वेक्टर हमारे पास, मैं या तो पहले इसको ऐसे ही कंसिडर कर लूँ, इसको एज अ पी क्यू ओ पी क्यू, इसको आर कंसिडर करते हैं। तो इन पैरेललोग्राम ओ पी क्यू आर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि पी क्यू का स्क्वायर जो होगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दैट विल बिकम इक्वल्स टू पी ओ स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर प्लस 2 पी ओ पी आर कॉस ऑफ 180 माइनस लैम्डा के बराबर। ठीक है, तो इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पी ओ का जो हमारे पास वैल्यू दैट इज एम जी जो कि सेंटर की तरफ लग रहा है, पी आर स्क्वायर जो कि हमारे पास है एम आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 पी ओ दैट इज एम जी इंटू एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू cos ऑफ 180 माइनस लैम्डा, cos ऑफ 180 माइनस लैम्डा। चलिए इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास क्या आता है सर? हमारे पास आता है एम स्क्वायर जी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 प्लस 2 टाइम्स एम स्क्वायर जी आर ओमेगा स्क्वायर। ना यहाँ पे cos 180 माइनस लेमडा, cos 180 माइनस लेमडा किस क्वाड्रेंट में फॉल करता है? ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज।
180 माइनस लेमडा वो फॉल करता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड 180 पर एंगल नहीं बदलता है, ठीक है, 180 पर एंगल नहीं बदलता है, तो cos ऑफ 180 माइनस डिग्री माइनस लेमडा विल बिकम इक्वल टू cos माइनस cos लेमडा के बराबर है ना। तो यहाँ से मैं एम स्क्वायर सब में से कॉमन करके कैंसिल कर देता हूँ, एम स्क्वायर जी डैश स्क्वायर, एम स्क्वायर में यहाँ से अगर कॉमन कर दूँ तो जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 प्लस माइनस इट विल बी माइनस 2gr ओमेगा स्क्वायर cos ऑफ लेमडा, एम स्क्वायर हमारे पास खत्म हो जाएगा। तो जी डैश स्क्वायर जो हमारे पास है ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 माइनस 2gr ओमेगा स्क्वायर cos ऑफ लेमडा, ठीक है, cos ऑफ लेमडा। अच्छा चलो हम यहाँ पर r का वैल्यू निकालते हैं कि हमारे पास r कितना होगा। देखिए स्मॉल r हमारे पास वैल्यू निकालने के लिए है। मैं अगर यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट P है और ये हमारे पास है स्मॉल r, दिस इज योर कैपिटल R, और लेमडा है हमारे पास एंगल। नाउ रिजॉल्व कैपिटल R इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, R को हम रिजॉल्व करते हैं टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r। तो जब R को रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास R के कितने कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा हमारे पास R cos लेमडा और दूसरा बनेगा हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट R sin लेमडा के बराबर, है ना। लेकिन R का वैल्यू जो है दैट इज कैपिटल R, ये हमारे पास कैपिटल R को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो स्मॉल r का वैल्यू जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्रॉम फिगर से हमारे पास स्मॉल r जो है दैट इज इक्वल टू कैपिटल R cos ऑफ लेमडा, मैं इसका वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पे हमारे पास क्या आता है, विच इम्प्लाइज जी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर cos स्क्वायर लेमडा ओमेगा टू द पावर 4 माइनस 2g r cos लेमडा ओमेगा स्क्वायर cos ऑफ लेमडा। तो g डैश का वैल्यू जो हमारे पास है जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 cos स्क्वायर लेमडा माइनस 2 टाइम्स जी आर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर लेमडा, ठीक है, cos स्क्वायर लेमडा। अच्छा अगर मैं यहाँ पर g को कॉमन कर दूँ तो, अगर मैं यहाँ पर g को कॉमन करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, विच इम्प्लाइज g डैश स्क्वायर जी स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 जी स्क्वायर cos स्क्वायर लेमडा माइनस 2 टाइम्स आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी cos स्क्वायर लेमडा, ठीक है। जिसको नहीं पता चला तो हम यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और जी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ, फिर यहाँ पर मैं इसको जी से मल्टीप्लाई करता हूँ और जी से डिवाइड करता हूँ, जी इंटू जी इट विल बी जी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से जी स्क्वायर मैंने एक कॉमन लिया, यहाँ से जी स्क्वायर कॉमन लिया और यहाँ से जी स्क्वायर को कॉमन किया, यहाँ पे बचा 1, कुछ भी नहीं है तो 1, यहाँ पे आर स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 cos स्क्वायर लेमडा, जी स्क्वायर ऊपर वाला बाहर गया तो नीचे वाला एज इट इज रह जाएगा, और ये जी स्क्वायर बाहर निकल गया तो नीचे वाला जी एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास जी डैश स्क्वायर इक्वल्स टू जी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2 टाइम्स आर ओमेगा स्क्वायर ओवर जी cos स्क्वायर लेमडा,
यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वैल्यू को निगलेक्ट कर रहा हूँ। ये जो वैल्यू मेरे पास है, इस वैल्यू को निगलेक्ट कर रहा हूँ। क्यों निगलेक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास, आर का वैल्यू हमारे पास है दैट इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर। जिसको नहीं आएगा तो मैं यहाँ पर वैल्यूज़ रख सकता हूँ एंड इन वैल्यूज़ को आप कैलकुलेट करके देख लें कि आर का वैल्यू हमारे पास 6400 किलोमीटर हमारे पास है। ओमेगा का वैल्यू एंगुलर वेलोसिटी वो हमारे पास है 24 घंटे में एक रेवोल्यूशन लेता है, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इन 24 आवर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जी का वैल्यू 9.8 और इन सब का वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में यहाँ पर अगर आप डालें तो ये वैल्यू हमारे पास बहुत बहुत कम आता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेशन इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 अपॉन जी टू द पावर 2 इक्वल्स टू, इट इज अप्रॉक्सीमेशन इक्वल्स टू 1/289, जो कि लगभग लगभग हमारे पास 0 के बराबर है। तो इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। मैं इसको यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहा हूँ तो जी डैश स्क्वायर का वैल्यू, जी डैश का वैल्यू जो है वो किसके बराबर आने वाला है, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा और उसका रूट बच जाएगा इंटू 1 माइनस 2 टाइम्स आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी का स्क्वायर लेमडा होल टू द पावर 1/2। ये स्क्वायर इस साइड आया तो इस साइड आके हमारे पास ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर मैं लगाता हूँ इसको बायनॉमिनल थ्योरम एंड नेग्लेक्टिंग द हायर टर्म्स। अब यहाँ पर भी अगर किसी को बायनॉमिनल थ्योरम कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है या यूज़ करना नहीं आता है तो उसके लिए भी मैं एंड में वो लेक्चर भी आपको एंड में डाल दूंगा। तो जब मैं यहाँ पर ऑन अप्लाइंग बीटी थ्योरम हम यहाँ पर अगर लगाएं तो जी डैश का वैल्यू जो हमारे पास है, जी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इंटू 1/2 आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी कास स्क्वायर लेमडा। बायनॉमिनल थ्योरम का मैं फिर भी यहाँ पर कह देता हूँ कि बायनॉमिनल थ्योरम का एक सिंपल सा फंडा है यूज़ करने का। उसका क्या है कि जो भी आपके पास पावर रहती है ना, पावर उसको सेकंड कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। मतलब जैसे ये इसका फर्स्ट कोफिशिएंट है, ये इसका सेकंड कोफिशिएंट है, तो पावर को डायरेक्टली सेकंड कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मैंने अभी यहाँ पर किया कि एज इट इज 2 यहाँ पर है और 1/2 का पावर मैंने यहाँ पे अंदर में डाल दिया है और इसको क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। ठीक है, जिस भी पर्सन को अगर बायनॉमिनल थ्योरम लगाना नहीं आता है तो मैं उसके लिए इस सेशन के एंड में या इस सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वैल्यूज, वो लेक्चर्स के लिंक पेस्ट कर दूंगा, वो वहां से आसानी से सीख सकता है। ठीक है, तो ग्रेविटी का वैल्यू, अब मैं अगर इस जी को अंदर ले जाऊं तो इफेक्टिव ग्रेविटी जी डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट विल बी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लेमडा जी अपॉन जी। ये जी और ये जी खत्म हो जाएगा तो इफेक्टिव ग्रेविटी कितना है, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर लेमडा। यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिल रही है, वो ये है कि हमारे पास ग्रेविटी में से कुछ ना कुछ टर्म तो माइनस की जा रही है। तो इफेक्टिव ग्रेविटी एट दिस पॉइंट जो होगी वो घट जाएगी। तो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास जो है वो घटती है बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ। जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है वैसे वैसे हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करती है। तो यहाँ पर हम 2-3 पॉइंट्स जो है वो मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहला जो पॉइंट रहता है, जो पहला पॉइंट होने वाला है, दैट ग्रेविटी डिक्रीजेस, ग्रेविटी decreases on account of rotation of earth।
रोटेशन ऑफ अर्थ, है ना। जितना ज़्यादा ओमेगा होगा तो ग्रेविटी, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी में से वो एक बड़ा टर्म इसमें से माइनस होगा, तो जिसके कारण हमारे पास ग्रेविटी कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट मैं कंसीडर करता हूं कि भाई एट इक्वेटर पर लैम्डा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो कास विल बी 1, कास ओके दैट विल बी 1, है ना। तो एट इक्वेटर लाइन पर हमारे पास लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, देयरफॉर इफेक्टिव ग्रेविटी जी डैश जो हो जाएगा दैट विल बिकम इक्वल्स टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। और अगर हम पोल्स की बात करें, एट पोल्स अगर हम बात करें तो पोल्स पर क्या होगा ग्रेविटी, और अगर हमारे पास एट पोल पर हमारे पास लैम्डा का वैल्यू होगा 90 डिग्री और कास 90 डिग्री होता है 0, तो देयरफॉर इफेक्टिव ग्रेविटी जो होगी दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू द जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। ये 3 इक्वेशंस हमारे पास निकली। यहाँ से हम ये कंक्लूड करते हैं कि जैसे जैसे अर्थ का अगर रोटेशन ज़्यादा हो जाए ना, अगर अर्थ का घूमने का वेलोसिटी जिसके कारण हमारे पास दिन रात बनते हैं 24 घंटे का, अगर वो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए ना तो हमारे पास इफेक्टिव ग्रेविटी जो है वो घट जाएगा, ठीक है। और ग्रेविटी कहाँ पर मैक्सिमम होगा, ग्रेविटी मैक्सिमम होगा पोल्स के ऊपर, यहाँ पर ग्रेविटी जो है विच इज मैक्सिमम। और इक्वेटर पर हमारे पास ग्रेविटी मैक्सिमम नहीं होगा, वो होगा मिनिमम। क्या होगा, मिनिमम। क्यों, क्योंकि जी में से कुछ टर्म माइनस हो रही है, इफेक्टिव ग्रेविटी में से, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी है उस वैल्यू में से कोई ना कोई टर्म हमारे पास माइनस हो रही है। तो आई होप कि यहाँ तक ये सेशन आपको समझ में आया होगा, और जो जो हमारे पास नहीं है, जो जो चीज़ें हमारे पास अगर किसी को क्लियर नहीं है, जैसे हमारे पास एक वेक्टर्स का है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है ना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हमारे पास अगर क्लियर नहीं है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बायनॉमिनल थ्योरम, बीटी थ्योरम हमारे पास है, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है। अगर किसी को वो भी कंफर्म नहीं है तो मैं उन सब लेक्चर्स का लिंक जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इसी के साथ मैं यहाँ पर आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, है ना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपना और अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखें। गुड बाय।